हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग यह सीडीपी का टॉपिक है, जो कि सीटेट क्या यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और यह सभी प्रश्न ऐसे ही पेपर में आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज इसका प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, ऐसे एकदम सेम टू सेम प्रश्न आते हैं सीटेट के एग्जामों में। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, उससे आप सभी को बेनिफिट ज़रूर मिलेगी। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए जो सीटेट पास करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जो कि यह प्रीवियस ईयर की ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील जो अवधि है वह कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, जन्म से पहले, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यह आपको बताना है। तो यह कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यह आपको बताना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, भाषा अर्जन जो विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील जो अवधि होती है वह सबसे प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन इसमें हमारा यही सेकंड सही होगा, जो सबसे संवेदनशील यही अवधि होती है। लेकिन अगर पूछेगा कि भाषा अर्जन सबसे ज़्यादा किस में होता है, विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो मध्य बाल्यावस्था में होता है, जो कि यह भाषा अर्जन और विकास का सर्वाधिक अवधि इसी को माना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा विकास होता है भाषा अर्जन का और विकास का। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यह संवेदनशील पूछा है, तो इसमें हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था मानेंगे, ठीक ना। इसमें बाल्यावस्था की जो अवधि होती है, इसमें 3 भाग हैं। इसे बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था। तो आप लोग समझ लीजिएगा, उत्तर बाल्यावस्था होता है, यह बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए, और ये क्वेश्चन बता देते हैं कि इसकी जो किशोरावस्था है, इसकी अवधि 12 वर्ष से 18 वर्ष होती है, ठीक। और बाल्यावस्था की अवधि जो होती है वह, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बाल्यावस्था की अवधि होती है यह 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष होती है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो नैतिक विकास की एक अवस्था है, लॉरेंस कोहलवर्ग ने यह सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। इसको भी आप लोग जान लीजिएगा। इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं, लॉरेंस कोहलवर्ग से संबंधित प्रश्न आते हैं, और नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलवर्ग ने दिया है। यह यूपी टेट में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें हम लोग बताना है, इसमें प्रसुप्ति अवस्था कौन सी है, इसमें नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है, इसको बताना है। सामाजिक अनुबंधित अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसमें लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, जो यह क्या है, सामाजिक अनुबंधित अभिविन्यास है, जो यह लॉरेंस कोहलवर्ग के एक नैतिक विकास की एक अवस्था है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर समृद्धता का, जेंडर समरूपता का। तो एक कक्षा है, उसमें शिक्षक जो है वो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो यह कैसा उदाहरण है, यह आपको बताना है। देखिए, यह ऐसे प्रश्न जब भी आए, ठीक ना, ऐसे जब भी प्रश्न आए, तो यह कैसा होता है, जेंडर पक्षपात होता है। जेंडर पक्षपात का यह क्वेश्चन होता है, और यह एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, जेंडर पक्षपात से एक क्वेश्चन जरूर आता है।
तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कभी भी जेंडर पक्षपात से क्वेश्चन आए तो लड़कियों को कभी कम नहीं हमें दर्शाना है, कम वर्ग के अंदर नहीं दर्शाना है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं लड़कों से। तो इसमें सभी को, लड़के और लड़कियों को बराबर हमें दिखाना है कि बराबर लड़के और लड़कियां बराबर हैं, जेंडर पक्षपात नहीं करना है। सीटेट के एग्जामों में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोग किसी भी तुलना वाले लड़कों और लड़कियों पर क्वेश्चन आए तो उस पर जेंडर पक्षपात से क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें लड़के और लड़कियों को बराबर दिखाना है, ठीक ना, मतलब जेंडर समरूपता दिखाना है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो आपको बताना है जेंडर में जो रूढ़िवादिता है और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए इसमें से कौन सी पद्धति जो है प्रभावशाली होगी। तो जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो यह आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए जो जेंडर रूढ़िवादिता है और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करना है हमें, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमें प्रभावशाली बनाएगा। तो देखिए जेंडर के बारे में हमें उसकी जो भूमिका है और रूढ़िवादिता है उसको हमें कम करना है कि मतलब जेंडर पक्षपात न हो। तो उसमें हम उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जेंडर पक्षपात के बारे में हम लोग जानेंगे, उस पर मतलब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे लड़के और लड़कियों के बीच में कि लड़के भी बराबर हैं और लड़कियां भी बराबर हैं पढ़ने में किसी भी फील्ड में। तो इसमें हमें जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना पड़ेगा बच्चों के साथ। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ये ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। बच्चों के साथ हमें किसी को मतलब जेंडर पक्षपात नहीं करना है, हमें बराबर सबके लड़के और लड़कियों को बराबर प्रभावशाली मतलब उसको हमें दर्शाना है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हमें उस पर चर्चा करना पड़ेगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे तभी यह बच्चों में होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव पर महत्व दिया। तो देखिए कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु रूप में देखते हुए चिंतन और सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसमें से बताना है। तो देखिए यह सिद्धांत भी है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत भी है, यह किसका है इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, लेव वाइगोस्की ने यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है। तो यह इन्हीं से संबंधित है, यह मनोवैज्ञानिक थे लेव वाइगोस्की। और जीन पियाजे जो थे यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। और लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं यह नैतिक विकास का सिद्धांत अभी हम लोग पढ़े हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानते रहेंगे, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जिग जैग पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं है, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की की किस तरह संबोधित करते हैं, इसको आपको बताना है। व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ और आत्म केंद्रित वार्ता। इसमें से जो लड़की है 5 साल की नजमा, वो क्या करती है, अपने से ही बात करती है, ठीक ना। वह टुकड़ा मांग रही है कि नीला टुकड़ा देना, वो अपने से ही किसी भी कार्य को कर रही है, मतलब कोई जूता बना रही है, वो अपने से ही बात कर रही है। तो उसको वाइगोस्की की तरह संबोधित कैसे करेंगे इसके हमें बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आप लोग जानते हैं कि वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो इसको हम लोग जानते रहेंगे। तो देखिए सामाजिक जो विकास का सिद्धांत है यह अंतःक्रिया मतलब अपने अंदर की जो क्रिया है बालकों की, उसके सोच अपने व्यवहार के
वजह से बदलता रहता है, ठीक ना, निरंतर क्या होता है, बदलता रहता है। तो इससे ऐसे जो सिद्धांत होते हैं, ऐसे अंतर्गत जो सिद्धांत होते हैं, जो बच्चे अपने से ही बात करते हैं, तो वह व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत आते हैं। तो किससे आते हैं, व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत आते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा यह फर्स्ट सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता जब पड़ती है तो उसको सहयोग भी प्रदान करना, तो यह किसका उदाहरण है आपको बताना है। प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का, पाड़ का, पाड़ या ढांचा। इससे हम लोग स्कैफ होल्डिंग भी कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिए, स्कैफ स्कैफ होल्डिंग, स्कैफ होल्डिंग, फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग भी कहते हैं इसको। आप लोग इसको याद रखिएगा, स्कैफ होल्डिंग भी कहते हैं। तो इसमें आप इसको, हम पाड़ को स्कैफ होल्डिंग कहते हैं। जिससे क्या होता है कि हम जैसे आवश्यकता जब पड़ती है किसी को, बच्चे को हमें संकेत देने या उसको आवश्यकता किसी सहयोग की पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाड़ कहते हैं, स्कैफ होल्डिंग कहते हैं। इंग्लिश हिंदी में क्या कहता है, पाड़, इंग्लिश में स्कैफ होल्डिंग, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक प्रश्न आते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जीन पियाजे की यह अवस्था है, अवस्था की यह तीसरी अवस्था है। विकास की अवस्था दिए थे जीन पियाजे ने, जिसमें यह तीसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी अवस्था कौन सी होती है, पहली अवस्था कौन सी होती है, तीसरी अवस्था कौन सी होती है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्जामों में, तो आप लोग बताइए। तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था की विकास की यह तीसरी अवस्था है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, दूसरा है संरक्षण, कक्षा समावेशन, तीसरा है स्थगित अनुकरण, पदार्थ स्वायत्व, चौथा है प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ठीक ना। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें बच्चा 7 से 12 वर्ष, कितना, 7 से, यहाँ पे लिख लीजिए, 7 से 12 वर्ष तक यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या होता है कि किसी भी वस्तु को यह संरक्षण करना, संबंध के बारे में और वर्गीकरण, किसी चीज़ को अलग अलग करना, उसके बारे में यह जान जाता है। इतने उम्र में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह संरक्षण, कक्षा समावेशन के बारे में यह जान जाता है, जो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यह जीन पियाजे के अनुसार यह बालक की महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिसमें संरक्षण करना, संबंध और वर्गीकरण, ठीक ना, यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह बच्चा जान जाता है। संरक्षण करना और संबंध के बारे में और वर्गीकरण के बारे में अच्छा मतलब जानकारी हो जाती है बच्चे को, ठीक ना। तो किसी भी वस्तु को, कोई भी द्रव्य लंबाई, जैसे संरक्षण क्या मतलब होता है कि किसी भी लंबाई चौड़ाई द्रव के बारे में वह, उसके बारे में वह बच्चा जान जाता है, ठीक ना। और वर्गीकरण की बात करता है, तो वर्गीकरण में किसी भी वस्तु को उसके गुण धर्म के वजह से उसको क्या करता है बच्चा, समस्या, उसको अलग अलग कर सकता है। मतलब उस वस्तु को, एक जैसे जो वस्तु होते हैं उसको अलग अलग कर छाट सकता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यह संरक्षण और कक्षा समावेशन से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। कौन सी पियाजे की संरचना, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो इसमें आपको बताना है, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, और यह संरचना जो है विकास की, यह स्कीमा जो है, स्कीमा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा, यह पियाजे की संरचना है,
इसको आपको बताना था, ठीक ना, इसको आपको बताना था। इसमें आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा यह 9 था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। इसमें हम लोग कुछ विशेष क्वेश्चन लिए, छाँट छाँट कर क्वेश्चन लिए हैं, तो उसमें हमको लोग काउंट नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो कौन सा बुद्धि के बारे में आपको बताना है, कौन सा सही हो। पहला क्वेश्चन ऑप्शन कर रहा है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ठीक। सेकंड ऑप्शन कर रहा है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विशेषक है। चौथा ऑप्शन है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो यह कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह ऑप्शन 4 सही होगा। बुद्धि जो है बहुआयामी होती है, बहुआयामी और जटिल योग्यताओं का एक समूह भी है। इसके बारे में हम लोग को जानना था। जैसे क्या होता है, बुद्धि, देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं वो सभी काम कर लेते हैं, कोई पढ़ाई में तेज होता है, कोई संगीत में तेज होता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो संगीत में, कोई पढ़ाई में, कोई काम करने में, उसमें सभी में वो तेज होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ऑलराउंडर हो, ठीक ना। तो वह क्या होता है, वह बहुबुद्धि आयामी होता है बच्चा। तो इसमें ही वह बहुबुद्धि आयामी होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसी को हम लोग कहते हैं वह एक ऑलराउंडर, जिसे हम लोग, वह उसके अंदर सभी बुद्धि होती है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा, यह 4th ऑप्शन से होगा। चलिए आगे चलते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसको आपको बताना है, जो रूही है वह किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनमस विचारक और आत्म केंद्रित विचारक। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जो रूही है वह समस्या के एकात्मिक साधनों के बारे में सोचती है। तो वह क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वह अपने सृजन विचारक, मतलब वो अलग अलग तरीके से सोचने की क्या करते हैं, गुणों को प्रदर्शित करते हैं। वो अलग अलग अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं सृजनात्मक विचारक कहते हैं। क्या कहते हैं? सृजनात्मक विचारक कहते हैं। जो बच्चे अलग अलग तरीके से सोचकर कार्य कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, उसके बारे में कोई भी कार्य, मतलब नया कार्य कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन या विचारक कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिए, इसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागी कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें आपको बताना है, जो वंचित समूह से जो संबंधित विद्यार्थी हैं, उसको सहभागी होने के लिए स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। एक स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम कर देना चाहिए। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आए, ये पेडागोजी का प्रश्न है, तो इसमें बच्चों के बारे में हमें क्या करना है, वह क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा है, वह शिक्षण में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा है, किसी भी कार्य में क्यों नहीं कर पा रहा है, तो वह शिक्षक को ही सोचना है कि वह कैसे हम पढ़ाएं कि वह बच्चा अच्छा करे। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, 4th ऑप्शन सही होगा। तो उसमें क्या करना है कि जब बच्चा अपने वंचित समूह जो विद्यार्थी होते हैं वह सहभागिता नहीं कर पाता है, तो वह अपने शिक्षार्थी, जो शिक्षक है उसको सोचना है कि हम अब एक नया तरीका अपनाएं, नए तरीके से हम उसको समझाएं कि कैसे बच्चा वो समझ पाए, ठीक ना, उसके सहभागिता में सुधार कर सकें। तो वह यह कहता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, RTE 2009 में यह कहा गया है कि बच्चों को अलग, जब बच्चा नहीं सहभागिता कर पाता अच्छा, तो उसको क्या करना है, बच्चे को नहीं बदलना है, शिक्षक को ही बदलना पड़ेगा उसको अलग तरीके से पढ़ाने के लिए। तो इसमें 2009 के अनुसार यह क्या, RTE 2009 जो है एक दस्तावेज है, ठीक ना, इसके बारे में इसमें दिया गया है।
तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो शिक्षक को ही बदलना पड़ेगा जब बच्चा वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों को सहभागी नहीं कम होने की स्थिति में यह शिक्षक को करना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। जब बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में यह करना चाहिए, ठीक ना। आगे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा है, इसमें एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कभी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक ना। क्या करना है, कभी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है। इसको आप लोग लिख के ले लीजिएगा, कभी ऐसा नेगेटिव प्रश्न आए तो उसको आप लोग काट दीजिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो वह क्या करना चाहिए, जब भी समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विशिष्ट जो शैक्षिक योजनाएं हैं उसको क्या करना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। समावेशी शिक्षा यही कहता है कि किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है, कि जो बच्चा पढ़ने में ठीक है तो उसको अलग कर दिया जाए, जो बच्चा कम पढ़ने में है कमज़ोर है तो उसको अलग कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं करना है शिक्षक को, ठीक ना। उसमें क्या करना है, सक्रिय रूप से तैयार करना पड़ेगा बच्चों को। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह समावेशी शिक्षा है। इसको कमज़ोर बच्चों को साथ साथ लेकर भी चलना है और विशिष्ट जो बालक होते हैं उनको भी साथ लेकर चलना है, और बहुत ज़्यादा जो तेज बच्चे हैं उनको भी साथ लेकर चलना है। एक ही साथ उन सभी बच्चों को पढ़ाना है। तो इसको आप लोग याद रखें, सभी रूप से सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए शिक्षक को शैक्षिक योजनाओं में। तो इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जामों में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो पठन वैफल्य क्या होता है, इसको आप लोग जान लीजिएगा। जो हम लोग पढ़ते हैं क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इसी को हिंदी में पठन वैफल्य भी कहा जाता है, डिसलेक्सिया को। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे इसमें तीन प्रकार से क्या होते हैं, तीन प्रकार के विकार होते हैं। इसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया में तीन प्रकार के विकार होते हैं, इसको आपको बताना है। इसमें देखिए क्या होता है कि पहले चरण में क्या होता है, बच्चा अक्षर को और संख्या की पहचान नहीं कर पाता है। क्या करता है, बच्चा जो है वह अक्षर और संख्या जो होता है, नंबर होता है, उसकी पहचान नहीं कर पाता है। और दूसरे चरण में भ्रूणावस्था से पहले जो बच्चे होते हैं, मस्तिष्क उसकी जो विकसित नहीं होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो शब्दों का ज्ञान पहचान होता है वह क्या होता है, विकसित जो जिसका बच्चा जो क्या होता है, मस्तिष्क विकसित नहीं होता है तो वह शब्दों के पहचान नहीं कर पाता है, इसलिए यह डिसलेक्सिया में भी आता है। और तीसरे में जो होता है वह डिसलेक्सिया में बच्चे जब मस्तिष्क में अगर किसी मस्तिष्क में बच्चे के मस्तिष्क में अगर चोट लग जाती है तो उसके कारण जो बच्चा होता है वह शब्द को सुन नहीं पाते हैं, जिससे उन्हें शब्दों का उच्चारण करने में क्या होता है, परेशानी होती है। तो वह क्या होता है, वो भी डिसलेक्सिया में ही आता है। तो इसको आपको बताना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, पठन वैफल्य जो कि डिसलेक्सिया कहलाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है, इसको हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई है समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो जो RTE 2009 है उसमें उल्लेखित है समावेशी शिक्षा की अवधारणा, तो उसमें आपको बताना है वह किस पे आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत पे, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपबंध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यह आपको बताना है। तो यह समावेशी शिक्षा की अवधारणा है, यह RTE 2009 में इसमें बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा थर्ड ऑप्शन, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य
पर यह आधारित होता है, जिसमें ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि जो इसमें कहा गया है आरटीई 2009 में, इसमें जो सामान्य बालक होते हैं और जो विकलांग बालक होते हैं, ठीक ना, जो सामान्य बालक और विकलांग बालक होते हैं उसमें कोई अंतर नहीं रखना है। क्या करना है? कोई अंतर नहीं रखना है। इसके बारे में बात की गई है। तो यही अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। इसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा यही कहता है, जो विकलांग जो छात्र होते हैं और सामान्य जो छात्र होते हैं उसमें उसके साथ विद्यालय में अधिकतर समय व्यतीत करना चाहिए। ठीक ना, इसमें यही कहा गया है आरटीई 2009 में। तो यही समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, इसको आपको बताना है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए। अगर केवल शब्द आ जाए कभी भी सीटेट में, तो केवल को आप लोग क्या करना, गलत काट देना। निगेटिव या टैग वर्ड होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, ये तो वैसे याद करने की कभी भी बात आए तो इसको आप लोग निगेटिव काट दीजिएगा, मतलब पूरा उसको क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए, ऑप्शन को खत्म कर दीजिएगा कभी भी याद करने की बात आए। ऑप्शन नंबर फोर्थ का रहा है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। इसमें आपको बताना है तो किसी भी बच्चे के उसके योग्यता के आधार पे और उसके नंबर पे के आधार पे, उसके नामांकन के आधार पे, जाति के आधार पे उसमें कोई वर्गीकरण नहीं करना है। ऐसे भी प्रश्न आए तो उसको आप लोग काट देना। या इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें पहला कट गया, इसमें तीसरा कट गया, चौथा कट गया, बचा कौन सा? ये ऑप्शन हमारा सेकेंड। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बचा, सेकेंड ऑप्शन बचा, जो कि बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना है। बच्चों को जो ज्ञान होगा उसको अनुभव देना है, उसको प्रमुखता देना है बच्चों के अनुभव पर। तो इसमें जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसकी विशेषता यही है कि बच्चों को जो ज्ञान होता है उसको अनुभव रखकर उसके ज्ञान उसको केंद्र बिंदु मानकर उसको शिक्षा दी जाए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? डैश डैश है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं है। तो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें जो यह बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्या होना चाहिए? सन्निहित होगा। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, मतलब पास के ही, मतलब पास में ही है। दोनों सन्निहित का मतलब होता है पास पास, ठीक ना, मतलब संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पास में ही रहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा थर्ड ऑप्शन से होगा। तो दोस्तों यह आज का हम लोग का इतना क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।